वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। निबंध लेखन का हमारा कार्यक्रम लगभग पूरे वर्ष ही चलता रहता है। बीच बीच में थोड़ी बाधाएं आती हैं, व्यवधान आता है, लेकिन कुछ न कुछ वीडियोस आपको लगातार मिलते रहते हैं। लेकिन यह जो वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, हो सकता है इससे पहले एक आधा आपने देखे हों या फिर ये पहला ही देख रहे हों, लेकिन ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मुख्य परीक्षा करवाई गई है, संपन्न करवाई गई है, उसमें इन्हें दिया गया था। मतलब ये टॉपिक पूछे गए थे और उनमें से आपने चुनकर लिखे होंगे अगर आपने मुख्य परीक्षा दी होगी। अगर आपने नहीं दी है तो आप भविष्य में देने की योजना बना रहे हैं, तभी आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर आपको भविष्य में देना है या आप देकर आ रहे हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं। इससे आपको बहुत सहायता प्राप्त होगी। आपको लिखने का तरीका पता लगेगा। निबंध लेखन में ऐसा नहीं होता है कि कोई मॉडल निबंध आप देख लें और उसे रट कर चले जाएं और वही पूछ लिया जाए और आप सेम टू सेम उतार कर चले आएँ तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसी गलती बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं जिनके अंदर लिखने का या पढ़ने का या याद करने का कौशल होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें खुद के लिखे पर भरोसा नहीं होता। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, निबंध हमेशा बंधन रहित ही अच्छा होता है। इसका नाम ही है निबंध। इसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं होता, रटने का बंधन नहीं होता, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब ये अलग बात है कि आयोग आपको कहता है कि 700 शब्दों में लिखिए, 700 शब्दों के आसपास एक लघु निबंध लिखिए, तो एक सीमा रेखा ये शब्द की बात दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद विचारों की सीमा कोई नहीं होती। तो उन्मुक्त विचारों का ही इसमें स्वागत होता है और नंबर भी तभी अच्छे मिलते हैं जब आप मौलिक अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करते हैं। तो आइडिया हर जगह से लीजिए, चाहे इस वीडियो से लीजिए या यूट्यूब पे तमाम ऐसे आपको मिल जाएंगे, या कोई भी किताब आप खरीद ले आएंगे मार्केट से या ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे PDF, तो आपको बहुत सारे निबंध मॉडल मिल जाएंगे। एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में मिल जाएंगे। लेकिन उनसे आपको सिर्फ सीखना है, उन्हें रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे तो एक तो उतनी बड़ी संख्या में आप रट नहीं पाएंगे, और दूसरी बात यह है कि वो रटे हुए पर आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं। ठीक है, तो मौलिक विचारधारा विकसित करना आवश्यक है, इसलिए तरीका सीखिए। निबंध लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो 3 खंड आपको दिए जाते हैं, मतलब 3 खंड में बटा हुआ आयोग का प्रश्न पत्र होता है, 150 अंक का पूरा मामला होता है। तो 3 अलग अलग टॉपिक एक सेक्शन में होते हैं और उसमें से कोई एक आपको चुनना होता है। जब आप एक मुद्दे का उसमें से चयन कर लें, और ये काम आपको चुनने वाला मतलब शीर्षक चुनने वाला काम एक साथ करना चाहिए। हर सेक्शन से एक एक टॉपिक आप उठा लीजिए और उसको अलग कर लीजिए कि इस पर हमें लिखना है। और शीर्षक का चयन ये सोच के नहीं करना है कि ये बड़ा ही चमत्कारी और ज्वलंत मुद्दा है और अभी अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है, न्यूज़ में बड़ा चर्चा में चल रहा है, तो हम इसी को चुन लेंगे तो नंबर बड़े अच्छे मिलेंगे। मतलब थोड़ा शान दिखाना और शेखी बघारने वाला मामला, वैसा कुछ नहीं। मतलब टॉपिक आप कोई भी चुने, वो एकदम साधारण ही क्यों ना हो, अगर आप उस पर अच्छा लिख पा रहे हैं, अपने विचारों को बहुत ही सहज तरीके से और सार्थक तरीके से व्यक्त कर पा रहे हैं, तो वही निबंध अच्छा है। भले ही एकदम साधारण मुद्दा हो, लाख घिसा हुआ क्यों ना हो, 2500 बार पूछा गया हो और घिस चुका हो। ये मत सोचिए कि सारे लोग उसी पर लिख रहे होंगे। लिखने दीजिए, आप जो लिख रहे हैं वो कैसा लिख रहे हैं ये मायने रखता है। ठीक है, तो टॉपिक का चयन जोश में आकर नहीं करना है, कहने का मतलब। और उसके बाद ये हर निबंध में दोहराया जाता है कि ड्राफ्टिंग कर डालिए, यानी प्रत्येक निबंध का ढांचा तैयार कर लीजिए। ये काम मत करिए कि पहले एक शीर्षक चुना और उस पर लिख कर पूरा 700 शब्द का या 1.5 पन्ने 2 पन्ने का निबंध, और उसके बाद तब हम नया जो सेक्शन है उसको देख रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना है। एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप अपने टाइम को और अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसको मैनेज करेंगे तभी आप वहाँ सफल हो पाएंगे। 3 घंटे में आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है। आपको इस हिसाब से समय का विभाजन करना होता है कि जो शुरुआती 15 मिनट या 10 मिनट है उसमें आप टॉपिक सेलेक्ट कर लें और तीनों ही टॉपिक के लिए आप ड्राफ्ट बना लें, प्रारूप तैयार कर लें, ढांचा, जिसमें कि ये तय कर लिया गया हो कि अच्छा इस पैराग्राफ में, मतलब इंट्रोडक्शन में हमें इस बात से शुरू करना है, ये पॉइंट लिखना है, और जो मेन बॉडी है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं उसको आप डाल लें। जो आपका कंक्लूजन यानी उपसंहार है, वहाँ समापन कैसे करना है, कौन से बिंदुओं को हम उसमें लिखेंगे, तो उन बिंदुओं को सांकेतिक तौर पर अपने ड्राफ्ट में शामिल कर लें। ड्राफ्ट को पूरा विधिवत नहीं बनाना है, ये नहीं कि पूरी ऊर्जा उसी में लगा दिए। एक रफ आइडिया उसका बना देना है ताकि आप दिशा भ्रमित ना हो, बस इसीलिए। ठीक है, और तीनों का ड्राफ्ट जब आपने बना लिया तब उसके बाद लिखने वाला काम, नहीं तो फिर पता लगेगा सेलेक्टिव मोड से आप डिस्क्रिप्टिव मोड में आएंगे और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव मोड से आप फिर सेलेक्टिव मोड में जाएंगे और दूसरा टॉपिक सेलेक्ट करके दोबारा ड्राफ्ट बनाएंगे। तो ये जो ऊपर नीचे वाला काम है ना, ये आपकी क्रमबद्धता को तोड़ेगा और इससे आपकी सोचने की क्षमता प्रभावित होगी।
और अंतिम जो 10 मिनट होते हैं या 15 मिनट होता है, अगर आप 15 मिनट बचा पाए तो अच्छी बात है, नहीं अगर 10 मिनट या 5 मिनट भी बच गया तो उसमें पूरे लिखे हुए अपने मटेरियल का, मतलब जो 3 अलग अलग आपने निबंध लिखे हैं उनका एक बार पुनरावलोकन कर लीजिए। क्योंकि परीक्षक के हाथ में कॉपी सौंपने से पहले ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपनी ओर से कोई लेकिन मत छोड़िए, क्योंकि एक बार कॉपियाँ आपने जमा कर दी तो उसके बाद वो आपके वश में नहीं है। अब जो करना है वो या तो चेक करने वाला करेगा और नहीं तो आपकी कॉपियाँ करेंगी। आपका इंट्रोडक्शन वहाँ आपकी कॉपी के माध्यम से ही होता है। तो जब तक आपके हाथ में है तब तक उस पर पूरा अपना नियंत्रण रखिए। एक बार अच्छे से देख जरूर लीजिए कि आपने जो लिखा है उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के इस मुद्दे को, और ये है चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। साहित्य और समाज से जुड़ा हुआ टॉपिक आयोग हर साल देता है, अलग अलग रूपों में देता है। तो चरित्र या चरित्र निर्माण ये समाज का ही विषय है, समाज से आप इसे अलग नहीं कर सकते। यहाँ चरित्र निर्माण की जो बात हो रही है वो किसी पशु की तो हो नहीं रही है, मनुष्य की ही हो रही है, और मनुष्य समाज का सबसे शुरुआती अवयव है, या आप कह सकते हैं कि उसकी इकाई है। तो साहित्य कैसी भूमिका निभाता है, ये मुद्दा जो है ना, ये लगभग कमोबेश अगर आप देखें तो साहित्य समाज का दर्पण है, उसी टॉपिक से मिलता जुलता है। बस ये है कि इसमें हमें समाज को पूरा फोकस नहीं करना है, बल्कि हमें इस बात पर अपना केंद्र बिंदु बनाए रखना है या टिकाए रखना है कि चरित्र निर्माण जो साहित्य करता है, समाज के लोगों के चरित्र में जो इसका योगदान होता है उसकी स्थिति क्या है, इसी की पड़ताल करनी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, इसमें लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आइडिया आप लीजिएगा, साहित्य चरित्र का निर्माता है। चूंकि शीर्षक वही दिया हुआ है तो आपने उसी बात को थोड़ा सा अपने शब्दों में घुमाकर कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं। यह शक्त रूप में कल्पनाओं का सर्जक है। सर्जक है यानी कल्पनाओं का सृजन करने वाला है। एक साहित्यकार संसार का सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है या है। यदि साहित्यकार अपना दायित्व उचित प्रकार से निर्वाह न कर सके तो भविष्य तिमिरांकित हो जाएगा। तिमिरांकित होने का मतलब अंधकार में, तिमिर में डूब जाएगा। यहाँ कहा गया आगे, अब देखें साहित्यिक निबंध जो होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं या इस तरह के दार्शनिक निबंध होते हैं, तो उसमें काव्य पंक्तियों के इस्तेमाल की भरपूर संभावनाएं आपके पास होती हैं और इनका फ़ायदा लेना चाहिए। निबंध की मेन बॉडी जो कि अत्यंत नीरस होती है, एक बोरे की तरह से होती है, जिसमें आप जितना ठूंस दीजिए कोई देखने वाला नहीं होता, तो परीक्षक भी इससे बचकर ही निकलता है। सैकड़ों और हजारों कॉपियाँ चेक करते समय जो परीक्षक होते हैं वो ऐसा थोड़े है कि एक एक शब्द पढ़ते हैं, और कई बार तो बड़ी लापरवाहियाँ सामने आती हैं, लेकिन उनको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक गंभीर परीक्षक हमारी कॉपी को देख रहा है, फिर भी वो आपके मेन बॉडी के एक एक अक्षर को नहीं पढ़ेगा। वो किनारे से एक व्यू लेते हुए, मुआयना करते हुए गुजर जाएगा। पढ़ेगा क्या? आपकी जो प्रस्तावना है उसको पढ़ेगा और आपका जो उपसंहार है उसको पढ़ेगा, और वो इतना अनुभवी आदमी होता है कि उसको उतने से अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कैसे आदमी हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, आप प्रशासन में शामिल होने लायक हैं या नहीं। बस यही, इतनी ही मेंटेलिटी वहाँ आपकी चेक होती है। निबंध लिखने का, देने का उद्देश्य आयोग का ये थोड़े ही होता है कि वो आपको साहित्यकार बनाना चाहता है। वो बस ये परखना चाहता है कि आप सोचते कैसा हैं, आप एक एसडीएम के मस्तिष्क वाली जो विचारधारा है उसको रखते हैं या नहीं रखते हैं, बस यही जानना चाहता है। तो निर्णय लेने की आपकी काबिलियत कैसी है, सिर्फ समस्या खड़ा करना आपको ना आता हो, आप समाधान परक दृष्टि रखते हो, ये जानना आयोग का उद्देश्य होता है। तो निबंध भी वैसा ही लिखना है। साहित्यिक निबंध लिखते समय भी जो मोड है आपका वो प्रशासनिक ही होना चाहिए, समाधान देने वाला होना चाहिए। तो निबंध में समाधान आप तभी दीजिएगा जब समस्या खड़ी करेंगे। तो आप क्या करें, धीरे धीरे समस्याओं को जगाना शुरू करें। जैसे आपकी मम्मी बिस्तर पर से आपको उठाती है ना, आपके कई सारे भाई बहन हैं, सब सोए हुए हैं, अरे उठो 8 बज गया, अरे उठो 8 बज गया, तो सबको उठा दिया, सब एक एक करके बैठ गए। तो आपने क्या किया, समस्याओं को कुरेद कुरेद के जगा दिया कि उठो तुम्हारा समय आ गया है, तो ये समस्या है, वो समस्या है, वो वाली समस्या है, और अंत में क्या किया, आपने सबको लोरी गा के सुला दिया कि अच्छा इन सारी समस्याओं का ये समाधान है। तो समाधान देना आपका कर्तव्य है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कहा कि काव्य पंक्तियों का प्रयोग आप बखूबी कर सकते हैं, कर लीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अब इतना लंबा नाम आप मत लिखिए, सिर्फ अज्ञेय लिख दीजिए, वो समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही है। तो अज्ञेय साहित्यकार के इसी कौशल का परिचय बहुत सुंदर तरीके से देते हैं। अब सुंदर तरीका क्या है, तो उनकी कविता है। कहा गया कि किसी का सत्य था, मतलब उनके द्वारा कहा गया कि किसी का सत्य था, मैंने संदर्भ में जोड़ दिया। संदर्भ में जोड़ दिया मतलब जो ये लेख लिख रहे थे या जो रचना कर रहे थे उसके रेफरेंस में उन्होंने किसी और का सत्य जोड़ दिया। कोई मधुकोश काट लाया था, मैंने मूल तत्व निचोड़ लिया। यानी काम किसी दूसरे ने किया, बना बनाया मटेरियल मुझे मिल गया, उसमें से मैंने अपने काम की चीज़ को निकाल दिया। अब इसका क्या मतलब होता है कि साहित्यकार पूरी तरह से मौलिक आदमी नहीं होता है। हम अगर ये सोचें कि ये पूरी तरह से
जो विचारधारा इसकी है ये खुद की इसकी है, ऐसा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से प्रेरित होता है और ये स्वाभाविक बात है, इसके पीछे कोई बुराई नहीं। वही कहा गया कि साहित्य भले ही मौलिक हो परंतु साहित्यकार किसी न किसी स्रोत से प्रेरित अवश्य होता है। अब इस बात के दो भिन्न पक्ष संभव हो सकते हैं। क्या पक्ष है आइए देखें। या तो वह व्यक्ति जो कि साहित्य का सर्जक है वह स्रोत की सकारात्मकता सार्थकता इनको हस्तगत करे, अपने हाथ में रखे, या फिर वह स्वयं की मनोवृत्तियों का दास बन जाए, यानी स्वयं की जो मनोवृत्तियां हैं उसमें जो कुत्सित मनोवृत्तियां हैं, मतलब लोभ, आडंबर या स्वार्थ, इन सब का अगर दास बन जाता है, साहित्यकार के विषय में कहा जा रहा है, तो वह अपने साहित्य को क्या करेगा, रुचिकर आवरण में परोस देगा। और रुचिकर आवरण नकारात्मक भी हो सकता है और बल्कि नकारात्मक ही होता है, उसके अंदर बुराइयां ज़्यादा होती हैं। वही कहा जा रहा है कि आजकल विकृतियां कम है, माफ कीजिएगा, आजकल विकृतियां ज़्यादा हैं, सुकृतियां कम है। ठीक है, विकृतियों की तादाद इस समय ज़्यादा है। ये बात, सारी जो बातें यहाँ कही जा रही हैं वो साहित्य के संदर्भ में है। तो विकृतियाँ ज़्यादा हैं और सुकृतियाँ कम हैं। यह समय पाखंड और दिखावे का है, यही हकीकत है। और वही साहित्य रचा जा रहा है जो मन को सहज ही आकर्षित करे। और यह तो जग विदित है, यानी संसार जानता है इस चीज़ को कि मानव मन भलाई और सार्थक विचारों की ओर कम झुकता है, इसे बुरी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप खुद अपने ही मस्तिष्क से पूछ लीजिए, आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। अभी एक अच्छा सा वीडियो आपको दिखाया जा रहा है जिसमें कि कोई बड़े टीचर हैं या व्याख्याता हैं या कोई बड़े ज्ञानी आदमी है और वो लेक्चर दे रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा, आपको ये पता है कि वो बहुत अच्छा है और आपके काम का है, लेकिन आप उसे बहुत देर तक देख नहीं पाएंगे। अगर कोई मजबूरी नहीं है, ऐसे ही फ्री टाइम आप मनोरंजन के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसको बहुत देर तक नहीं देखेंगे, अपनी लिस्ट में जोड़ देंगे कि अच्छा ये पसंद किए गए वीडियो की सूची में शामिल है और इसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन जो रील्स आती हैं एक के बाद एक क्रिंज लेवल की, उसको देखने में आप जरा भी टाइम बर्बाद नहीं करते, बिल्कुल आंख लगाकर देखते हैं। या कोई मनोरंजक चीज़ है, भले ही वो एकदम फालतू है, दिमाग को कबाड़ा करने वाली है, लेकिन उधर हमारी रुचि ज़्यादा जाएगी। ये डोपामिन का चक्कर है। और कुल मिलाकर बात यह है कि मनुष्य का मस्तिष्क होता ही ऐसा है, बुराइयाँ उसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं। ठीक है, अब आगे क्या आप कहेंगे? तो आगे आप कह सकते हैं कि डिजिटल युग में सूचनाएं दुर्लभ नहीं है, सूचनाओं की कमी नहीं है बल्कि अधिकता है, बेशुमार है। उसमें से ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि काम की कौन सी है। सब कुछ एक ही स्थान पे और बिना किसी विशिष्ट उद्योग के प्राप्त हो जाता है, मतलब कोई मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती। पहले तो ये होता था कि कोई खास मुद्दा हमें जानना है, किसी खास विषय पर जानकारी चाहिए, तो हम किताबों का सहारा लेते थे या किसी से पूछते थे। और किताबें भी ऐसे, हर किताबें आपके घर पर थोड़े न होती थी। आप लाइब्रेरी इत्यादि का रुख करते थे या किसी से मांगते थे कि अच्छा वो पुस्तक हमको चाहिए ताकि हम ये टॉपिक जान सकें, है ना। तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब डिजिटल ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में सूचनाओं की कोई कमी ही नहीं। और इस तकनीक के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हम ये नहीं कह सकते और एक सिरे से नहीं नकार सकते कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ नुकसानदेह है। इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, लेकिन समस्या ये है ना कि डिजिटल दुनिया ने साहित्य को नुकसान ही ज़्यादा पहुँचाया है। अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की देखें तो इसमें अगर साहित्य के पक्ष को देखा जाए तो ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त ही हुआ है, इसे नुकसान ही ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा कम हुआ है। पहली चीज़ तो किताबों का वजूद ही खत्म होता जा रहा है। पत्र पत्रिकाएं जो पहले इतने बेशुमार बिकते थे और बड़े चाव से पढ़े जाते थे, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। तो साहित्य का एक बहुत मजबूत हिस्सा तो वैसे ही समाप्त हो रहा है। तो ये क्या खाक चरित्र निर्माण करेगा? लोग मोबाइल में आँख घुसा कर बैठे हुए हैं। अब उससे चरित्र निर्माण कम हो रहा है और चरित्र विकृत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी को थोड़ा कोसने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, साहित्य में दोष पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है कि साहित्य पहले दोष मुक्त होता था या बड़ा स्वच्छ होता था, बुराइयां पहले भी होती थी। लेकिन अब जो दोषों का संक्रमण है वो जैसे हमारे पास सूचनाएं तेज रफ्तार में पहुंच जा रही हैं, वैसे ही दोष भी बहुत तेज रफ्तार में साहित्य में संक्रमित करते जा रहे हैं, साहित्य को उसमें मिलते जा रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल दुनिया में ये चीज़ें त्वरित हो गई। आगे की कहानी आपको बताती है कि पहले का साहित्य पक्षपाती, चाटुकार या नकली हो सकता था। यहाँ जो ये वाक्य है ना, इसका ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि पहले का पूरा साहित्य ही पक्षपाती होता था या सिर्फ चाटुकारिता करने वाला या फिर नकली होता था। मतलब साहित्य में ये बुराइयाँ हुआ करती थी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आज का साहित्य जो है उसमें अश्लीलता है, जहरीली मानसिकता है, कुत्सित मनोवृत्तियाँ जो कि भड़काने का काम सिर्फ करती हैं, समाज को, लोगों को तोड़ने का काम, दिमागों में जहर भरने का काम करती हैं, वो सब भी इसमें आकर शामिल हो गई। और ये सबसे भयंकर चीज़, साहित्यकार ने प्राचीन युग से लेकर आज़ादी पर्यंत समाज को नई दिशा दिखाई है, इसमें कोई संदेह नहीं, आप सभी स्वीकार करते हैं। लोभ और स्वार्थ की वृत्तियों को वश में रखा है।
लेकिन आज लोगों पर लालच हावी है। साहित्यकार की विवशता भी है। विवशता क्या है कि समय उसे प्रेरित करता है कि यदि वास्तविक उन्नति चाहिए तो स्वार्थ का दामन थामे। कोई भी खुशी खुशी खराब चीज़ें लिखने के लिए नहीं तैयार होता। कोई भी व्यक्ति अगर साहित्यकार है ना तो वो मन से पवित्र होता है शुरुआती दौर में, लेकिन जब समाज से होकर वो गुजरता है, जिस समाज में रहता है और समाज की जैसी मांग होती है, जैसी चीज़ों की पूछ होती है, जब वहाँ पर वो पैर रखता है और अपने आप को आजमाता है तो उसको महसूस होता है कि सफल तो होना ही है। सफलता के बिना कद्र नहीं होगी, और अगर सफल होना है तो हमें उन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा जो कि समाज की निगाह में अच्छी समझी जा रही है या चाव से पढ़ी जा रही है या देखी जा रही है, तो मजबूरन भी वो अपना लेता है। ठीक है, ये चीज़। अब इसमें वो व्यक्तित्व निर्माण का ही ध्येय लेकर शुरुआत में चलता है। ये बात नहीं है कि वो लोगों का चरित्र निर्मित नहीं करना चाहता है, व्यक्तित्व नहीं बनाना चाहता है। साहित्यकार का ये मूल दायित्व होता है प्रेरित करना, प्रेरणा देना, तो उससे वो पीछे नहीं हटता है। लेकिन जब उसके सामने दुनिया की हकीकत आती है जो कि असल में बड़ी कड़वी है, तो वो मजबूर होकर उन चीज़ों को अपनाता है जो कि आज के समय में चल रही हैं लेकिन ठीक नहीं। तो आगे देखा जा सकता है इसमें कि अभी एक तथाकथित फिल्म, अभी किसकी ओर इशारा हो रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं, और वो फिल्म अकेली नहीं है, वैसी न जाने कितनी ही चीज़ें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। तो अभी एक तथाकथित फिल्म पे अच्छा खासा हंगामा हुआ था, उसकी स्क्रिप्ट को लेकर, उसके दृश्यों को लेकर, मतलब उसका पूरा ढांचा ही डिस्टर्ब था, वो आप जानते हैं। तो इस तरह के जो छपरी प्रदर्शन है, यहाँ छपरी शब्द का प्रयोग किया गया तो कतई गलत नहीं है। जो चीज़ जैसी है उसके लिए यथा योग्य चीज़ों का, यथा योग्य शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो छपरी प्रदर्शनों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है, ऐसा नहीं है कि वो इसमें अकेला है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, खासतौर पे सनातन धर्म में, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मॉडिफिकेशन की बड़ी गुंजाइशें हैं, हम उतने कट्टर नहीं हैं। कट्टरता कभी कभी फायदेमंद होती है, तो हम उतने कट्टर नहीं हैं अपने धर्म, अपने विश्वास को लेकर। सहिष्णुता हमारे अंदर ज़्यादा है, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, लचीलापन, और उस लचीलेपन का फ़ायदा हमारे ही जो धर्म के और हमारे ही जैसे लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि हमारे धर्म ग्रंथ प्रारंभ से ही साहित्यकारों और फिल्मकारों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहे हैं। जब अपनी स्क्रिप्ट काम न दे, अपना करियर बर्बाद होता हुआ लगे और अपनी पब्लिसिटी नीचे जाती हुई लगे, तो लोग क्या करते हैं, धर्म का दामन थाम लेते हैं कि अब भगवान आप ही का सहारा है। तो आइए देखते हैं, वही कहा जा रहा है कि लिखने को कुछ न बचे, लेखक की लोकप्रियता अवनत होने लगे, नीचे जाने लगे। अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, उससे आपको फायदा होगा। और तब नैया पार लगाने के लिए साहित्यकार क्या करता है, वो धार्मिक साहित्य का दामन थाम लेता है। एक बनी बनाई स्क्रिप्ट उसके सामने होती है, अब उसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस पर फिल्म बनानी है। तो ये परंपरा कोई आज की तो है नहीं, बहुत पहले से चल रही है। आज़ादी के पहले से ही इस तरह की फिल्में और जो धारावाहिक इत्यादि हैं उनको बनाने पर काम, धारावाहिक तो बाद में बनने लगे, फिल्में बनती थी, तो फिल्में इत्यादि बनाने का काम चलता रहा है। और फिल्में जो बनती थी वो ये नहीं कहा जा सकता है कि 100% एकदम से जो किताबें हैं उन्हीं पर आधारित होती थी। उनमें कुछ न कुछ बाहर से नाटकीयता, थोड़ा सा मनोरंजक चीज़ों को जोड़ा जाता था, लेकिन उनकी तादाद सीमित होती थी, संभल के इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कहा जाता है ना कि संविधान की जो मूल संरचना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो वैसे ही धर्म ग्रंथों की मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ या उनकी जो मूल कहानी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती थी। बस उसमें अपनी ओर से कुछ आइडिया, कुछ मनोरंजक चीज़ें जोड़ दी जाती थी, तो वो काम पहले से चलता रहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे बौद्धिकता मनुष्य की बढ़ती जा रही है, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, दिमाग ज़्यादा है इसके पास, और दिमाग की ही ग्रोथ ज़्यादा हो भी रही है। अभी जो मनुष्य का मस्तिष्क है वही तेज़ी से विकसित हो रहा है शरीर के बाकी अंगों की तुलना में, क्योंकि इसी का वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो आने वाला समय और भी ज़्यादा बौद्धिक लोगों का होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो जैसे जैसे बुद्धि का विकास हो रहा है वैसे वैसे अपना कुछ नया इनोवेटिव करने की जो खुजली है वो लोगों की बढ़ती जा रही है। तो लोग कर क्या रहे हैं कि जो मूल स्रोत है जिसके सहारे वो पहले अपनी नौका पार लगाते थे, तो उस मूल स्रोत को ही खुद से रचने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी खुद ही वेद व्यास और वाल्मीकि बनने का प्रयास कर रहे हैं। समस्या यही है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही रहने दीजिए ना। अगर आपको नया लिखने का शौक है तो आप खुद लिखिए, खुद एक नई चीज़ लिखिए, कुछ फैंटेसी लिखिए आप, या पौराणिक जो चीज़ें हैं उन्हीं पर आपको अगर अच्छी जानकारी है तो कुछ एक्स्ट्रा लिखिए। लेकिन जो मूल पहले से बना हुआ है, जो कि हमारी आस्था, हमारे विश्वास का केंद्र है, उसको आप कैसे छेड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बात साहित्य की हो रही है तो हम फिल्म की चर्चा क्यों कर रहे हैं। भाई फिल्म भी तो किसी साहित्य की स्क्रिप्ट पे ही बनी हुई है, तो मतलब आप किसी पौराणिक किरदार या पौराणिक घटना पर या किसी ऐसे ग्रंथ पर फिल्म बना रहे हैं, तो उसका जो आधार है वो तो एक साहित्य है, और वो भी ऐसा साहित्य है जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि साहित्य जो पहले का है उसको भी दूषित किया जा रहा है, जो आज वाला है वो तो बर्बाद है ही है।
तो ये क्या चरित्र निर्माण करेगा, ये सोचने का विषय है। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं कि प्राचीन भारत और मध्ययुगीन जो कवि थे, लेखक थे, उन पर भी राजनीति का अंकुश होता था। कुछ लोग ये हवाला देते हैं कि आज का जो मीडिया है, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, संपादक हैं, ये इनके ऊपर राजनीतिक दबाव हमेशा रहा है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही। तो राजनीतिक दबाव के चलते ये खुल के अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा तो पहले भी था, अभी तो देश आज़ाद हो गया है, बोलने की आपके पास पूरी आज़ादी है, भले ही उसका परिणाम कुछ और हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोलते ही लाठीचार्ज होने लगेगा। तो पहले की स्थितियां तो और ज़्यादा घनीभूत थी, और पीछे चले जाइए, अंग्रेज़ों के समय से भी ज़्यादा पीछे, तो तुरंत सरेआम मृत्युदंड भी मिल सकता था, कुछ भी हो सकता था, राजा का शासन होता था। तो कहने का मतलब कि राजनीति का अंकुश पहले भी होता था, और इसके बावजूद अपने स्वामी या अपने आश्रयदाता की आलोचना से जो लेखक या साहित्यकार थे, कवि थे, वो पीछे नहीं हटते थे। अपने राजाओं को प्रेयसी के मोह पास से मुक्त करने के लिए, सचेत करने के लिए कविताएं रचा करते थे। बिहारी कवि की रचना आप जानते ही हैं, नई पराग नई मधुर मधु, है ना, आप जानते हैं इसे। नई विकास यही काल, अली कली ही स्यों बधो, आगे कौन हवाल। अली जो है वो कली के साथ ही बंधे हुए हैं, वहाँ से ही नहीं मुक्त हो पा रहे हैं, तो आगे फिर कौन हवाला दे सकता है। और बिहारी कवि की ये जो तीखी वाणी है, तीखी आलोचना है, ये राजा जय सिंह को तुरंत चैतन्य कर देती है। वो तुरंत एकदम खड़बड़ा जाते हैं और श्रृंगार भंवर से बाहर निकल ही आते हैं। तो इस तरह का लिखने का मादा पहले के लोगों में होता था, और बिहारी उसमें अकेले नहीं थे। समय आगे बढ़ा, अब राष्ट्र अपनी आज़ादी के लिए तत्पर होता है, मतलब तेजी से अपना काम शुरू करता है। तब भी आंदोलन को गति देने का काम साहित्य ही करता था। साहित्य के सहारे आंदोलन तेज रफ्तार में चलता था। कवि, संपादक, लेखक, ये जितने भी हैं, ये ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जिनसे कि ब्रिटिश हुकूमत बहुत चौकन्नी रहा करती थी। अंग्रेज सबसे ज़्यादा सजग इन्हीं से रहा करते थे। और देश प्रेम की अलख जगाने, युवाओं के व्यक्तित्व को तराशने का जज्बा इनका इतना ज़्यादा तीखा होता था, प्रचंड होता था कि प्रेस जब्त हो जाए, जेल में ठूस दिए जाए, लाठियाँ इनके ऊपर पड़े, या इन्हें जान ही गंवानी पड़े, देश से भगा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, उसके बावजूद ये कम नहीं पड़ता था। मतलब ये जज्बा फीका नहीं पड़ता था। ये जहाँ रहते थे, अगर जिंदा रहे तो लिखते थे और वो जनता तक पहुँचता भी था। तो आज का साहित्यकार यदि सच में भावी युवा का साँचा गढ़ना चाहता है, आज का साहित्यकार अगर सच में लोक कल्याण चाहता है, जो कि उसका प्रथम कर्तव्य है, वो चाहता है कि वो चरित्र निर्माण करे और इतिहास के पन्नों में उसका नाम चरित्र निर्माता के रूप में दर्ज हो, तो उसे तिलक के समान जुझारू बनना पड़ेगा। यहाँ आगे देखिए क्या कहा गया। तिलक के समान बेपरवाह, उपद्रवी, ठीक है, उपद्रवी, लेकिन युग परिवर्तक रवैया अख्तियार करना होगा। तिलक का जो रवैया था ना, वो निहायत ही उद्दंड था। मतलब इन्हें गरम दल में ऐसे नहीं शामिल किया गया था। इनकी लेखनी आग उगलती थी और अंग्रेज उसकी आंच से दूर ही भागते थे, उन्हें वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो वैसा ही बेपरवाह, उपद्रवी और युग परिवर्तक रवैया होना चाहिए, जो सांकेतिक लहजे में बहुत कुछ कह डाले। सांकेतिक लहजा का नज़ीर आप जानते हैं, अफजल खां और शिवाजी की भेंट, और उसके बाद शिवाजी महाराज बगनखे से उसे चीर डालते हैं, तो वहाँ वध की संज्ञा उसको दी गई, और उसके बाद फिर आगे क्या कांड होता है आप जानते हैं, है ना। और फिर आप लिख सकते हैं, अमृत बाजार जैसे पत्र और संपादक की आवश्यकता है, जो कि वर्नाक्युलर के जाल से बचने के लिए सिर्फ अपना कलेवर बदल ले। रातों रात भाषा उसने बदली थी, सिर्फ अपना कलेवर बदल ले, आत्मा वही रहे। अंदर से वो थोड़े ही बदल गया था, विचारधारा नहीं बदली थी, सिर्फ उसने भाषा बदल ली ताकि वर्नाक्युलर का जो डंडा है वो उसको न पड़े, ठीक है। माखनलाल जैसे कवि, जो कि प्राकृतिक घटकों को भी आज़ादी अभियान का प्रतीक बना डाले, फूल को ही उन्होंने शामिल कर लिया आज़ादी के इस बलिदान के पूरे पथ पे। आप जानते ही हैं, इसे भी देख सकते हैं। इसमें जितनी भी कविताएं हैं ना, वो सभी आप जानते हैं शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये इतनी ज़्यादा दुर्लभ नहीं है, ठीक। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, फूल की चाह, फूल की अभिलाषा। तो पुष्प को एक माध्यम बनाया गया और दिखाया गया कि मतलब मातृभूमि के लिए सर्वस्व किस प्रकार से बलिदान किया जाता है। एक प्रेरणा देने का काम उन्होंने किया था। तो वैसा मादा आज के साहित्यकार में होना चाहिए, तभी जाकर वो लिख पाएगा, अच्छा लिख पाएगा, और वही समाज को नई दिशा देगा, चरित्र का निर्माण करेगा। दिनकर जैसे प्रचंड मार्तंड की आवश्यकता है आज का भारत जो है उसके भविष्य को गढ़ने के लिए। दिनकर जो कि स्वयं राजनीति का अवयव रह चुके थे और सिंहासन पर बैठे हुए महिमा मंडित किरदार को भी कोसने में ये जरा भी हिचकिचाते नहीं थे। ऐसे ही बेलौस बोल देते थे कि घातक है जो देव सदृश दिखता है, घातक है जो देव सदृश दिखता है, यानी देवता के जैसा दिखता है, पर कमरे में गलत हुक्म लिखता है।
जब बंद कमरे में उसे निर्णय लेना होता है तो उस समय वो गलत निर्णय लेता है। भारत चीन वाला जो युद्ध हुआ था ना, और भारत को पराजय का सामना करना पड़ा था। हमारी नीतियाँ और चीन की जो कूटनीति थी वो आपस में पटी नहीं, चीन ने धोखा किया और हम अपनी नीति पे ही चलते गए। तो ये जो तत्कालिक निर्णय न ले पाने की स्थिति थी उसमें इन्होंने कोसा था, नेहरू जी को कोसा था। तो कहने का मतलब ये कि राजनीति का हिस्सा रहते हुए ही यहाँ जो सत्ताधारी दल है या पक्ष है उसको कोसने से ये तनिक भी पीछे नहीं हटते थे, इनके अंदर भय नहीं होता था। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो साहित्य का परिदृश्य है, इसकी भनक उस समय के भी जो राष्ट्र प्रणेता थे उनको संभवतः लग चुकी थी। तभी तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो कविता की और भी पंक्तियां हैं, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं ये कहीं ना कहीं हमें उद्वेलित करती हैं और ये जानने पर या सोचने पर विवश कर देती हैं कि वो स्थितियां अब नहीं रह गई हैं, और नहीं रह गई हैं तो उसके पीछे क्या वजह है। तो सुभद्रा जी ने भविष्य का बहुत सटीक अनुमान पहले ही कर लिया था। प्रश्न ये है कि व्यक्तित्व गढ़ने वाला साहित्य धीरे धीरे सभ्यता का विनाशक क्यों बनता जा रहा है। ये सारी बातें तो हमने कह दी और हमने शीर्षक भी वही उठाया है कि चरित्र का निर्माण करने वाला साहित्य, चरित्र का निर्माता साहित्य, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सभ्यता का विनाशक बनता जा रहा है, सभ्यता को पतन की ओर ले जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, और जो वजहें हैं जिनकी पड़ताल हम कर चुके हैं, क्या हम सारा आरोप साहित्यकार के मत्थे मड़ के दोषमुक्त हो सकते हैं? क्या हम तटस्थ हो सकते हैं? निश्चित तौर पर हम तटस्थ नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रकवि यहाँ भी आपको जवाब देने में सक्षम है। दूध के धुले आप नहीं कहाएंगे, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। आप तटस्थ नहीं रह सकते। समय जब आगे बढ़ेगा ना तो इतिहास के पन्नों में आपके भी जो अपराध हैं वो दर्ज होंगे कि आप एकदम मूक दर्शक बने रहे। आप जो चीज़ें आपको परोसी गई उनको देखते गए, आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, आपने आलोचना नहीं दी, है ना। तो इसीलिए सजग होकर कारण और समाधान तलाशने की आवश्यकता है, और समाधान करना ही एक प्रशासक का दायित्व होता है। 1000 लोग तहसील दिवस पर के दिन आपके सामने समस्या लेकर हाजिर होंगे, या जहाँ भी आप जाएंगे मौके पे मुआयना करने, वहाँ हज़ारों लोगों की समस्याएं, सैकड़ों लोगों की फरियादियों की जो दिक्कतें हैं वो आपको सुननी होंगी। बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी और उनका तत्कालिक समाधान त्वरित आपको उत्तर देना होगा। तो वो कौशल आपका परीक्षण यहाँ होता है, उसे देखना है। तो आप लिखेंगे कि सत्य यह है कि साहित्यकार आज के समय में वही लिखता और छापता है जो पसंद किया जाता है। हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, वही हमें परोसा जाता है। तो हमें स्वयं की रुचियों का परिष्कार करना होगा। पहले तो अपनी रुचियों का ही परिमार्जन करने की आवश्यकता है कि हम असल में देख क्या रहे हैं, हम असल में पढ़ क्या रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमें ये सोचकर देखने और पढ़ने की सीमा तय करनी होगी, और ये सोचना होगा कि यह विचार हमारे चरित्र का सृजन करने वाले हों, विनाश करने वाले नहीं। साहित्य सर्जक होता है, विनाशक नहीं। इसीलिए गलत चीज़ों को न तो हमें देखना चाहिए, न पढ़ना चाहिए, न सुनना चाहिए। वो गांधी जी के 3 बंदर जो हैं वो बड़े ही सटीक हैं, ठीक है। तो आगे आप लिख सकते हैं कि यदि श्रोता, दर्शक और पाठक अपनी पसंद का मूल्यांकन कर सकें और उसी हिसाब से चीज़ों को देखना या पढ़ना चालू कर दें, तब विवशता में ही सही साहित्यकार सार्थक लेखन सर्जन का काम करेगा, और यह लोक हितकारी होगा। ये उसके भी भले में होगा, समाज के भी भले में होगा, और इस प्रकार से उदात्त और प्रभावशाली व्यक्तित्वों का सृजन होगा, महापुरुषों का पुनर्अवतरण होगा। ऐसा नहीं है कि महापुरुष पहले ही हुआ करते थे, अब नहीं हो सकते। योग्यता हमेशा ही रहा करती है युवा शक्ति में, या जो नई पीढ़ी है, बस उसे सही दिशा दिखाने की आवश्यकता होती है, और वो सही दिशा साहित्य ही दिखा सकता है। इसीलिए इसे चरित्र का निर्माता कहा जाता है। लेकिन इसके लिए हमें ही आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर इसमें सुधार संभव है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये निबंध समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।